अजीब अजीब कैसे विचार आ रहे हैं भाई? भाई देखो, एक तो इन चीजों पे ज्यादा गौर मत किया कीजिए कि मुझे जो वो थोड़ा याद कम रहता है, या मेरे दिमाग में अजीब अजीब विचार आते हैं, या मुझे थोड़ा बहुत डिप्रेशन जैसा लग रहा है। ये दुनिया में ऐसी कोई इंसान बना ही नहीं है जो कभी इस मोमेंट से या इस तरीके की चीजों से फेस नहीं की हो। ये हर किसी के आते हैं, बस इस पे ज्यादा ध्यान मत दो। ये नॉर्मल है, जीवन के अंदर होता है। जब आपकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो तो उस केस के अंदर ये चीजें बन जाती है। उसमें इनके ऊपर जितना ज्यादा आप कंसंट्रेट करेंगे कि मेरे साथ हो रहा है, ये मुझे याद नहीं हो रहा है, तो वैसा वैसा उतना याद कम होना शुरू हो जाएगा। जितना आप ये सोचेंगे कि मेरे दिमाग में बिना फालतू के ज्यादा विचार आ रहे हैं, तो उतने विचार आपको और ज्यादा ये परेशान करेंगे। इसीलिए जस्ट गो विथ फ्लो। जो हो रहा है सो सही हो रहा है। इनमें ज्यादा इन चीजों में मत पड़िए। और होता है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। हर आदमी का जो है वो एक फेज आता है जिसके अंदर उसको लगता है कि भाई वो जो है वो डिप्रेस फील करता है। सबने किए हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस थोड़ा मेडिटेशन और इनका सहारा लीजिए, ताकि आप ज़्यादा अच्छे से जो कंसंट्रेट कर पाएंगे। और मेडिटेशन भी ये जो नॉर्मली चलता है ना, वैसा मत कीजिए। मेडिटेशन भी किस तरीके का, आराम से जो बैठ जाइए, सो के कीजिए, जिस तरीके से भी कीजिए। विचारों को रोकिए मत, बस विचारों को देखिए, तो अपने आप जो वो अननेसेसरी विचार है वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। बाकी डिप्रेशन और ये सब के ही आते हैं, इन पे जितना ज्यादा कंसंट्रेट करोगे उतना ज्यादा होगा। तो इन चीजों पे ज्यादा चिंता करें नहीं। बस काम है तब तक तो चिंता करो मत। ठीक है भाई, बाकी पढ़ाई कैसी चल रही है? 31 जुलाई तक जो है वो आपके सारे नोट्स हिंदी के अपडेट हो जाएंगे। सारे नोट्स हिंदी के अपडेट हो जाएंगे। नया टेस्ट शेड्यूल जो है वो अपडेट हो जाएगा। टेस्ट शेड्यूल जो वो इस तरीके से रखेंगे कि 10 अगस्त से शुरू हो और 30 सितंबर तक सब चैप्टर के जो टेस्ट हो जाए। उसके बाद में अपने को जितना एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा उतना अपन और ज़्यादा टेस्ट जो वो रखेंगे, और उतना ज़्यादा टेस्ट जो वो देते रहेंगे। जब तक एग्जाम होगा तब तक अपन देते रहेंगे। बिल्कुल सही बात है भाई, होता है। देखो ऐसा नहीं है, इस दुनिया में ऐसा कोई बना ही नहीं है जिसको जो है वो कभी ऐसा लगा ही नहीं हो कि डिमोटिवेट नहीं हो। मैं खुद बताऊं, मैंने 8 9 महीने जो बैठे बैठे सिर्फ क्राइम पेट्रोल देखे, कुछ नहीं किया। सुबह उठता क्राइम पेट्रोल देखना शुरू करता, शाम तक क्राइम पेट्रोल देखता। क्यों देखे पता नहीं, बस वो था, वेज था। पर उसमें भी मजा ही था, ऐसा कोई नेगेटिव वाला कुछ भी नहीं था। बस क्रिकेट खेलता और कुछ करने का मन ही नहीं था, नहीं किया नहीं किया। जब मन हुआ तब अच्छा कर लिया। इसलिए इतना ज्यादा इनकी चीजों की चिंता करो ही मत। ठीक है तो भाई, और आपको क्या करना है? और जब काम है ना, तब तो डिमोटिवेट होने की या चिंता करने की कोई पर्पज बनता ही नहीं है। भाई आपके ऊपर काबिलियत है और काम नहीं मिल रहा है ना, तो वो जो है वो ज्यादा परेशानी वाली बात है। अभी तो आपके पास काम है जिससे आप काबिलियत जो साबित कर सकते हो, तो फिर कोई चिंता करने की बात ही नहीं है। टैलेंट है, अगर आप अच्छे मेहनत कर सकते हो तभी तो मेहनत करने के लिए आपके पास अवसर है। और ये भी बहुत किस्मत की बात है कि भाई एक असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती जाने के बाद वापस असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आना। नहीं तो लोगों को 6 6 7 7 साल जो है वो कोई भी भर्ती देखने को नहीं मिलती है। ये 2014 वाली थी, उससे पहले शायद 2008 के अंदर हुई थी। तो
उनके लिए जो जरूर हो सकता है ये बड़ा वो डिसअपॉइंटिंग हो कि भाई सब कर लिया लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा है। आपके पास मौका है तो आपको कोई चिंता करने की बात ही नहीं है, बस ये करना है, अच्छे से करना है, जितना बेहतर कर सकते हो उतना बेहतर कीजिए। तो 10 अगस्त तक आप जो है वो एक बार पूरा रिवीजन जो है वो कर लीजिएगा, ठीक है। एमसीक्यू अब करेंगे ना पूरा करने के बाद में, तो उसका फायदा ये होगा कि फिर आप चारों ऑप्शन जो समझ पाओगे। जैसे अगर डिस्पर्सन का क्वेश्चन होगा तो उसके अंदर एक ऑप्शन जो डिस्पर्सन का है, तो एक को रिलेशन का, एक रिग्रेशन का होगा, और एक जो है वो और किसी चैप्टर का होगा, इस तरीके के हो सकते हैं। तो अगर आपको सबके बारे में ही पता है तो आप अपने आप इनको रूल आउट करके अपना सही आंसर जो वो निकाल पाओगे। शुरू करें भाई। देखो जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है ना वो चिंता नहीं करे, पहली बात तो ये समझिएगा कि जो टेस्ट होंगे ना, टेस्ट का शेड्यूल जो है वो जो है वो नया बना के मैं अपडेट करूंगा। तो पहले कोशिश कीजिए कि जो शुरुआत के टेस्ट हैं उनको पहले उन चैप्टर को कंप्लीट कर लें, ताकि आपके जैसे 10 अगस्त तक आपने अगर लेट भी ज्वाइन किया तो 10 अगस्त तक आपने जैसे 20 अगस्त तक जो टेस्ट होंगे उन टेस्ट के आपने जो क्लासेज वगैरह वो कंप्लीट कर दी। तो 10 से 20 तक वो वाले टेस्ट जब तक चलेंगे तब तक आप जो आगे 30 तारीख तक वाली क्लासेज जो उनको कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि वो उस तरीके से चलता रहेगा, नहीं तो फिर ज़्यादा लेट हो जाएगा। 10 अगस्त से अपन जो ये टेस्ट जो है वो शुरू कर देंगे। हाँ सब दोनों तरीके से लेंगे, एक बार जो है वो टॉपिक वाइज भी लेंगे और एक जो है वो अपन कंप्लीट का भी लेंगे। वो उसके अंदर रख देंगे कि भाई जो टेस्ट के अंदर जो टॉप करेगा उसके लिए कुछ इनाम वगैरह भी रख देंगे। फिर उसके बाद में ये जो है टेस्ट आपके चलते रहेंगे, जब तक एग्जाम होंगे तब तक अपन ये टेस्ट और रिवीजन जो चलाते रहेंगे, ताकि अपने कॉन्सेप्ट वाला जो मेन पार्ट कंप्लीट हो रखा है तो अपने को ज़्यादा अपलोड लेने वाली चिंता करने वाली बात है नहीं, अपन चलते रहेंगे जैसे जैसे जितना टाइम मिलेगा उतना जो अपन और प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है भाई शुरू करें। थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो एक तो होता है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, एक्चुअल में जो वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए जाएंगे और उनकी फ्रीक्वेंसी का एनालिसिस किया जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, एक्चुअल एक्सपेरिमेंट जो है वो करके एनालिसिस करेंगे। एक्चुअल एक्सपेरिमेंट कैसे, जैसे कि एक क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट है या 20 स्टूडेंट है तो उनके एक्चुअल में टेस्ट लिए और उनमें से एक नंबर वाले कितने स्टूडेंट है, 2 नंबर वाले कितने स्टूडेंट है, इस तरीके से अपन ने किया। भाई आवाज कम सुनाई दे रही है क्या? हेलो 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 हेलो। अब ठीक है। हाँ करवा देंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो अपन करवा देंगे, पहले जो है इनको एक बार ये हो जाए, उसके बाद में रिवीजन के वक्त जो है वो अपन बता देंगे कि भाई कहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या करेंगे, एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करके एनालिसिस जो है वो करेंगे। और एक होता है
एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर एक्सपेक्टेड और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है या ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके अंदर अगर अपने को एनालिसिस करना है तो हमें क्या करना चाहिए, बताओ भाई। अरे भाई जो क्वेश्चन पूछा उसका जवाब दो। अगर आपको ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड के अंदर कंपैरिजन करना है तो कोई टेस्ट पढ़ा था क्या भाई जो इसके बारे में बात करता था? अरे कई इसको टेस्ट था, याद है भाई? ये जो है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको अपन नॉर्मली ये प्रोबेबिलिटी पे जो है वो बेस्ड होता है, इस वजह से अपन इसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। चैप्टर ये वैसे बहुत लेंथी है, लेकिन अपने लिए आसान इस वजह से है क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अपन ने पढ़ा है, बाइनोमियल जो है वो अपन ने इसके बारे में बात की है, उसके अलावा पॉइजन जो है वो बहुत ही सिंपल सा है और छोटा सा है। देखो भाई, मेनली जो है फ्रीक्वेंसी को अपन किस कैटेगरी में बांट सकते हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। डिस्क्रीट के अंदर जो है वो आएंगे आपके बाइनोमियल और पॉइजन। कंटिन्यूस में आएंगे मेन तो जो अपने को पढ़ना है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके अलावा बाकी के जो वो टी डिस्ट्रीब्यूशन और ये जो कि अपन ने नॉर्मल पढ़े थे वो सारी चीज़ें हैं। बाकी मेन जो अपने को पढ़ना है वो यहाँ पर इन चैप्टर के अंदर इन तीनों को पढ़ना है। बाकी एक दो छोटे छोटे और हैं, नेगेटिव बाइनोमियल वगैरह। बाकी के जैसे ये टी स्क्वायर होता है, कई स्क्वायर होता है, वेरिएंस रेशियो या एप टेस्ट होता है, ये कुछ और बनते हैं। अपने को एक एक के बारे में जो लेके चलेंगे, सिंपल सिंपल से है, बहुत आसान आसान से, और मेनली इनके बारे में जो चीज़ें हैं वो अपन ने पढ़ रखी है काफ़ी सारी। सबसे पहले बात करें बाइनोमियल की। बाइनोमियल जो है वो क्या कहता है, सबसे पहले तो इसकी कुछ एजम्पशन है, उस एजम्पशन से मेन चीज़ें जो है वो समझ लीजिएगा। पहली बात तो ये फॉर्मूले और इसके किस तरीके से बनते हैं। जैसे कि एक कॉइन है, उसको टॉस किया अपन ने, इसके दो आउटकम है, हेड और टेल। तो ये हेड को क्या कहेगा, सक्सेस कहेगा, और इसको क्या कहेगा, फेलियर जो है वो कहेगा। या फिर इसको रिप्रेजेंट करेगा वो पी से और इसको रिप्रेजेंट करेगा क्यू से। उसके अलावा ये कहता है कि पी प्लस क्यू जो है वो क्या होगा, 1 होगा। और नॉर्मली जो पी और क्यू की प्रोबेबिलिटी जो है, हाँ बर्नौली वगैरह वो सारा जो नोट्स के अंदर दे रखा है। अपन इसके मेनली जो थोड़ा बहुत फॉर्मूले के बारे में है वो डिस्कस करके बाद में इसके जो नोट्स के ऊपर चलते हैं, किसने दिया था, किस तरीके से दिया था, वो सारी बातें अपन देखो। अगर एक कॉइन है और उसको एक बार टॉस करोगे तो उसके लिए पॉसिबल आउटकम जो वो किस तरीके से होंगे, तो उसने कहा कि पॉसिबल आउटकम जो वो क्या होंगे, पी प्लस जो है वो क्यू हो जाएगा। अभी मैं पूरा इसको समझाता हूँ ना। पी प्लस क्यू का स्क्वायर, अगर इसी को टेस्ट को जो है वो कॉइन को दो बार जो वो चला गया तो उस केस के अंदर ये हो जाएगा
पी स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q। उसके बाद में अगर इस कॉइन को 3 बार उछाला जाएगा तो इस केस के अंदर हो जाएगा PQ प्लस 3P² Q थ्री PQ² प्लस Q3। सर ये क्या कर रहे हो और कैसे फॉर्मूले लिख रहे हो? देखो 1/2, हाँ देखो यहाँ समझिएगा इसने क्या कहा कि अगर आपको आउटकम वगैरह निकाल लेना तो इसने कहा कि बहुत आसानी से निकाल सकते हो। अपन पहले इसको लॉजिकली समझते हैं फिर इसको इस फॉर्मूले के ऊपर जाएंगे। पहली बात, एक कॉइन है, इसको 2 बार उछालोगे तो क्या क्या चांस हो सकते हैं? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, अगर एक कॉइन को 2 बार उछाला जाए या अपन सिंपल भाषा में कहेंगे कि 2 कॉइन है तो क्या हो सकता है? हेड हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है और टेल टेल हो सकता है। वहीं पर अगर एक कॉइन को 3 बार उछाला जाए या अपन कहें 3 कॉइन है तो क्या हो जाएगा? तो किस तरीके से हो जाएगा? ये तो 2 कॉइन के हैं, तीसरे कॉइन में हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो क्या हो जाएगा? हेड हेड हेड। हेड हेड और तीसरे में भी हेड। ये आउटकम हो सकते हैं 3 कॉइन के अंदर। ये अपन ने याद हो तो प्रोबेबिलिटी के अंदर जो है वो डिस्कस किए भी थे इनको। ठीक है, और हमने कहा था कि अगर हमें नंबर ऑफ आउटकम पता करने हो तो हम कैसे पता कर सकते हैं? तो हमने कहा था कि 2 की पावर n से कर सकते हैं। अगर कॉइन को 1 बार उछालेंगे तो कितने आउटकम होंगे? 2 की पावर 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2 आउटकम। अगर 2 बार उछाला जाए तो 2 की पावर 2 तो हो जाएगा 2 × 2 कितने? 4 आउटकम। और 3 बार उछाला जाए तो 2 की पावर 3 तो 2 × 2 बराबर 8। इतनी बातें याद आ रही है क्या भाई? ये बातें याद आ रही है ना? ऐसे अपन ने बात की थी प्रोबेबिलिटी के अंदर, और 4 बार उछालते तो 2 की पावर 4 जो वो आ जाते। यहाँ पर ये अपन यहाँ पूरा इसको बर्नौली को पढ़ रहे हैं तो यहाँ समझिएगा बर्नौली जो है उसने क्या कहा, इसने कहा कि इसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो कि भाई क्या क्या आउटकम जो वो रहेंगे। देखो इसी को अगर अपन थोड़ा सिस्टमेटिक लिखना चाहें तो अपन क्या कहेंगे? हेड हेड हेड। ठीक है, फिर इसके बाद में यहाँ पर तो तीनों हेड वाले हैं, फिर उसके बाद में 2 हेड वाले सिचुएशन लीजिए। ये हो गया एक जो है वो ट्रिपल हेड वाला, ट्रिपल हेड वाला एक ही है। उसके बाद में 2 हेड वाले देखें तो 1 2 और ये 3। 3 ऐसे हैं जहाँ पर 2 हेड है, मतलब कि एक है हेड हेड टेल, एक है हेड टेल और हेड, और एक है टेल हेड और
इसके बाद में एक हेड वाले की बात करें तो एक हेड वाला कितना है, ये यहाँ एक हेड है, यहाँ एक हेड है और यहाँ एक हेड है। तो ये कितने हो गए, एक तो हेड टेल टेल, उसके बाद में टेल हेड टेल, उसके बाद में टेल टेल और हेड। और उसके अलावा एक जो है वो कौन सा है, ट्रिपल टेल वाला है। ठीक है, इसको अपन थोड़ा सा अब यहाँ पर लिख देते हैं इसको सिस्टमेटिकली। तो इसने क्या कहा कि अगर आपको इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी वगैरह कैलकुलेट करनी है और ज़्यादा अच्छे से स्टडी करनी है ना, तो आप सिंपल सा सीधा सीधा पता कर सकते हो। हमने कहा कैसे, तो उन्होंने कहा पर यहाँ पर क्या है, हेड को अगर अपन सक्सेस मानते हैं, अगर हेड को अपन सक्सेस मानते हैं तो ये क्या है, तीनों ही सक्सेस है। ठीक है, तीनों ही सक्सेस है। या इस तरीके से लिख देते हैं। और अगर हेड को सक्सेस माने तो सक्सेस तो है 3, फेलियर जो है वो कितना है, 0 है। इन वाले 3 केसेस के अंदर कलर चेंज क्यों नहीं हो रहा है, इनके अंदर क्या है, दो तो सक्सेस है और एक फेलियर है। इनके अंदर क्या है, एक सक्सेस है और 2 फेलियर है। इसके अंदर जो है वो क्या है, सक्सेस 0 है और फेलियर 3 है। यहां तक की बात समझ आई। यहां तक की बात समझ आई। यहां तक की बात समझ आई भाई। यहाँ 3 सक्सेस है, यहाँ 2 सक्सेस है, यहाँ एक सक्सेस है और यहाँ 0 सक्सेस है। ठीक है, 3 सक्सेस को अपन नॉर्मली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से। 3 सक्सेस और तीनों के साथ में होने के चांसेस मतलब क्या है, पी की पावर 3, कि पी पी और पी तीनों जगह जो है वो सक्सेस है, उसको अपन जो क्या करेंगे 3p से डिनोट करेंगे। यहाँ 2 सक्सेस है और एक फेलियर है, सक्सेस को लिखते हैं पी से और फेलियर को लिखते हैं क्यू से। यहाँ जो है वो क्या है, एक सक्सेस है और 2 फेलियर है, तो ये क्या हो जाएगा, पी क्यू के पावर 2। यहाँ पर क्या है, सक्सेस जो वो 0 है और तीनों के तीनों फेलियर है, क्यू की पावर 3। क्लियर है भाई, समझिएगा। यहाँ तीनों सक्सेस है तो p की पावर 3, यहाँ 2 सक्सेस है तो p की पावर 2 और एक फेलियर है q। यहाँ 2 बार जो है वो फेलियर है और एक जो है वो सक्सेस है, तो अपन क्या करेंगे, p की पावर हो जाएगी 1 और q की पावर हो जाएगी 2, और यहाँ तीनों के तीनों फेलियर है तो q की पावर हो जाएगी 3। क्लियर है। इसका नंबर ऑफ रिपीटेशन कितना होगा, ये है 1, ये है जो कितने हैं 3, और ये जो है वो कितने हैं 3, और ये जो है वो कितने हैं 1। तो इसके चांसेस कितने हैं, अगर कहें तो 1/8। टोटल 8 आउटकम है उसमें से, इसके कितने हैं 3/8, इसके कितने हैं 3/8 और इसके कितने हैं 1/8। तो इसने जो बर्नौली है उसने क्या लिखा कि इसके आगे क्या लिख दीजिए 1, इसका रिपीटेशन कितना है 3 टाइम है, इसका रिपीटेशन कितना है 3 टाइम है, और इसका रिपीटेशन कितना है 1 टाइम है। तो इसने कहा कि अगर आपसे कभी कोई पूछ ले कि आपके पास p प्लस क्यू का एक एक्सपेरिमेंट है और उसको n मतलब कि अगर 3 बार किया गया है तो आप उसका क्या क्या आउटकम होंगे, किस तरीके से लिखेंगे, तो आप लिखेंगे कि p की पावर 3 प्लस 3p² क्यू प्लस 3p क्यू स्क्वायर प्लस
क्यू की पावर 3। क्या ये बात समझ आई कि एक तो चांस है कि तीनों ही जो क्या हो जाए, सक्सेस हो। तीन चांस ऐसे हैं जिसके अंदर क्या हो, दो सक्सेस और एक फेलियर हो। तीन चांसेस ऐसे हैं जिसके अंदर एक सक्सेस और दो फेलियर हो। और तीन चांसेस ऐसे हैं, सॉरी, एक चांसेस ऐसा है जिसके अंदर तीनों ही फेलियर हो या फिर तीनों ही टेल आए। क्या ये बात समझ आई? क्या यहाँ तक की बात समझ आई? क्या यहाँ तक की बात क्लियर है? हमने कहा ठीक, तीन तक तो मान लिया, लेकिन ट्रायल तो और भी ज्यादा हो सकते हैं। तो उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे पता करेंगे? अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन समझिएगा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? वन हेड, टू हेड और थ्री हेड। अगर ये पूछा जाए ना तो अपन इसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी जो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि भाई हेड जीरो, टेल वन, हेड वन, टेल टू, ये वन, ये थ्री और ये जीरो। तो ये इसके चांसेस कितने हैं? तो अपन कहेंगे 1/8। ठीक है, और इनके चांसेस कितने? 3/8, 3/8 और इसके 1/8। ये क्या हो गया? इनकी फ्रीक्वेंसी हो गई। क्लियर है? ये इनकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। हो सकता है कि कोई अलग हो और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी अलग आ जाए, और उसके बारे में अपन कंपैरिजन जो किसके जरिए करते हैं, काई स्क्वायर के जरिए, या एक ग्राफिक मेथड है। ग्राफिक मेथड तो कुछ भी नहीं, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को भी ग्राफ पे जो है वो प्लॉट कर दो, और एक्सपेक्टेड और एक्चुअल दोनों को ग्राफ पे प्लॉट कर दो। हमने कहा कि ये तो तीन था, इसकी जगह चार होता तो कैसे करते? तो बर्नौली ने कहा कि देखो, कुछ चीजें समझिएगा, ये आपको इस तीन वाले से चीजें मैं आपको समझा देता हूँ। क्या कहा बर्नौली ने कि अगर यहाँ पावर तीन है तो ध्यान रखिएगा टर्म जो कितनी होगी, एक, दो, तीन और चार। तो हमने कहा कि यहाँ तो चार है, तो क्या होगा? तो उन्होंने कहा टर्म होगी एक, दो, तीन, चार और पांच। कितनी टर्म होगी? पांच होगी। हमने कहा मतलब, उन्होंने कहा जितना इनके पावर है उनसे एक टर्म ज्यादा होगी। अगर ये पांच है तो टर्म कितनी होगी? छह होगी। अगर छह है तो कितनी होगी? सात होगी। हमने कहा ठीक। फिर उसने कहा कि अगर पावर तीन है तो पी की पावर तीन से शुरू हुई थी, अगर पावर चार है तो पी की पावर चार से शुरू हुई है, और फिर पी की पावर हमेशा क्या होगी? धीरे 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 कम होती जाएगी। पी की पावर चार से पी की पावर तीन हो जाएगी, पी की पावर जो है वो दो हो जाएगी, पी की पावर एक हो जाएगी, और पी की पावर जीरो हो जाएगी। मतलब कि इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्यू की पावर इसके जस्ट ऑपोजिट होगी। क्यू की पावर जीरो से शुरू होगी और चार तक जाएगी। यहाँ पर जीरो से शुरू होकर कहाँ तक गई है? तीन तक गई है। तो यहाँ क्यू की पावर जीरो, मतलब इसको लिखने की जरूरत नहीं। क्यू की पावर वन, क्यू की पावर टू, क्यू की पावर थ्री और क्यू की पावर फोर। क्लियर है? ये बात समझ आई? यहाँ तक की बात क्लियर है? यहाँ तक की बात क्लियर है? अब हमने कहा कि इसके आगे जैसे एक लिखा है, इसके आगे तीन लिखा है, इसके आगे तीन लिखा है, इसके आगे जो वो एक लिखा है, ये कैसे पता करें? तो उन्होंने कहा कि इसको पता करने के लिए पास्कल्स ट्राइएंगल है, उसके जरिए आप ये जो वो पता कर सकते हो। हमने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा कि ये जैसे है आपका वन, 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 एक सेकंड है ना, वन से शुरू होता है, नहीं, वन वन से शुरू होता है, ये नहीं। अगर ट्रायल एक है तो एक हेड आ सकता है, एक टेल आ सकता है। दूसरी जो लाइन कैसे बनाओगे, ट्रायल दो कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ एक लिखना है, फिर इन दोनों के बीच में इन दोनों का टोटल लिखना है। एक और एक कितना हो गया? दो हो गया। और वापस क्या करना है? एक लिखना है। उससे आगे नेक्स्ट लाइन जब तीन की लिखोगे तो इस एक से एक आगे इधर जो एक लिख दो, और इन दोनों का टोटल जो है वो यहाँ लिख दो तीन। इन दोनों का टोटल जो है यहाँ लिख दो तीन, और वापस लास्ट के अंदर क्या लिख दो? एक लिख दो। अगर आपके चार हो जाए तो उस केस के अंदर क्या करोगे? शुरुआत एक से, चार, छः,
4 और लास्ट में 1। उसके बाद में अगर आपके पावर 5 है तो शुरुआत 1 से, 5, 10, 10, 5 और लास्ट में 1। हमने कहा ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि देखो 3 वाला फॉर्मूला देखो। हमने कहा ये 3 वाला, ये रहा 3 वाला फॉर्मूला, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये का ये 3 वाला, वहां जहां आपने फॉर्मूला लिखा वहां देखो, वहां कैसे लिखा था। हमने कहा कि 3 के केस में ये लिखा था p⁻3, उसकी जो है वो आगे कितना लिखा है 1। तो उन्होंने कहा पहले के आगे कितना लिखना है 1, दूसरे के आगे और तीसरे के आगे लिखना है 3 3, ये 3 और ये 3, और लास्ट वाले के आगे लिखना है कितना 1, लास्ट वाले के आगे लिखना है कितना 1। हमने कहा कि ये 4 वाले में, तो उन्होंने कहा कि ये आपके पकड़ो 4 वाली लाइन, ये रही आपकी 4 वाली लाइन, ये हो गई 4 वाली लाइन। उन्होंने कहा बस से जो है वो लेके चलो, ये पहले के आगे कितना है 1, ये लिख दिया 1, उसके बाद में 4, ये 4, उसके बाद में 6, उसके बाद में 4, उसके बाद में 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, ये बीच में सब में प्लस लगा दो, ठीक है। अगर पूछा जाए कि 4 सिक्के जो है वो उछाले जाएंगे, 4 सिक्के जो है वो उछाले जाएंगे, या एक सिक्के को 4 बार उछाला जाएगा, तो कितना चांसेज है कि एक ही सक्सेस मिलेगी। कितना चांसेज है कि चारों में से एक में ही सक्सेस मिलेगी। 4 के लिए टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। और 16 कैसे, ऐसे भी कर सकते हैं, 1 4 1 5, 5 और 6 10, 11, 11 और 4 15, 15 और 1 16, ऐसे भी कर सकते हो। बताओ भाई कितने चांस है कि एक ही जो है वो सक्सेस मिलेगी, एक ही पी होगा। एटलीस्ट नहीं है ना, एक ही होना चाहिए, कि एक सिक्के को जो है वो 4 बार उछाला गया है, बताओ कि उन चारों में से एक में ही हेड आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। 4/16, वेरी गुड। 1/16 क्यों भाई, 4/16, देखो एक ही हेड आएगा, मतलब कौन सा वाला, ये वाला जो है वो केस बनेगा। तो इसके आने के चांसेस कितने, 4, टोटल कितने 16, तो कितना हो जाएगा 4/16। एक ही हेड आना है, मतलब कि ये वाला एक ही काम का है। क्लियर है, समझ पा रहे हो बात। वैसे वैसे अगर 5 का बनाना हो तो 5 का बना सकते हो, 6 का बनाना है तो 6 का बना सकते हो। यहाँ से कुछ चीजें जो वो वापस चीजें सीख लीजिएगा। सबसे पहली बात, जितना एन है उतने से पी की फ्रीक्वेंसी जो वो शुरू होगी और धीरे 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 कम होती जाएगी, और क्यू की फ्रीक्वेंसी जो वो 0 से शुरू होगी और एक एक बढ़ती जाएगी, ठीक है। इनके आगे कितना वैल्यू है या इनका कोएफिशिएंट कितना है वो कैसे पता कर सकते हैं, तो पास्कल कोएफिशिएंट जो है उसके हिसाब से, पास्कल ट्राइंगल की जो टेबल है उसके हिसाब से कर सकते हैं। और पास्कल ट्राइंगल जो बनाना बहुत आसान है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। रीजन ये है कि जब अपन इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन पढ़ेंगे ना, तो उसमें भी एक फॉर्मूला जो वो इसी पास्कल ट्रायंगल पे बना हुआ है कि एक एक से शुरू कर दीजिए, एक ट्रायल है। यहाँ पर अगर पूछा जाए कि टोटल आउटकम कितने हैं, टोटल आउटकम कितने हैं, तो यहाँ 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, कि भाई एक बार सिक्का उछालेंगे तो चांस कितने टोटल आउटकम आएंगे, 2, 4, 8 और 16।
ठीक है, ये बात समझ आई। बाकी इसके अंदर जो है एजम्पशन है और इसकी जो थ्योरी है वो अपन एक बार नोट से देखते हैं, फिर अपना पोजीशन वापस स्टडी करते हैं और फिर उसके बाद में आगे चलते हैं। हाँ इसका जो नाम है वो दे रखा है PASCAL, पास्कल्स ट्रायंगल। ठीक है, एक बार इसको नोट से देखते हैं फिर वापस आगे वाला जो देखते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो उसके अंदर तो बहुत कम ही चीजें देखने को है। बाकी इस बर्नौली और पॉइजन के अंदर ही थोड़ा बहुत जो वो देखने लायक है चीज। एक सेकंड। हम्म theoretical frequency distribution, observed frequency distribution by investigating by direct method, इन्वेस्टिगेटर खुद देखेगा। या theoretical frequency distribution जिसे probability distribution भी कहते हैं, वो क्या हो जाएगा? हाँ, इसकी प्रॉपर्टी पूछ सकते हैं इस वजह से जो मैंने इसके बारे में बताया। theoretical frequency distribution on certain mathematical assumption also known as expected frequency। ठीक है, theoretical frequency distribution such frequency distribution which are not obtained by actual observation और एक्सपेरिमेंट, जिसको अपन ने एक्चुअल ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट नहीं लिया है, जैसे क्लास में टेस्ट लेके नंबरों के बारे में उनकी फ्रीक्वेंसी बनाए, तब तो वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। लेकिन अगर मैथमेटिकली अपन जो है वो जैसे कि सिक्के को उछालेंगे 200 बार उछालेंगे तो कितना हेड आएगा टेल आएगा, वो थियोरेटिकल कर रहे हैं तो ये थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसी आएगा। बट आर डिडक्टेड मैथमेटिकली अंडर सर्टेन हाइपोथेसिस और फॉलोइंग एजम्पशन और बाय फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी रूल्स आर कॉल्ड थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक्चुअल में जो वो चेंज हो भी सकता है। अब एक्चुअल और थियोरेटिकल के अंदर जो चेंज आता है उसको अपन किस तरीके से पढ़ते हैं, तो उसको पढ़ने के लिए जो अपन chi स्क्वायर या ग्राफिकल मेथड देखते हैं। यूटिलिटी और इंपॉर्टेंस क्या है? एक्सपेक्टेड टेंडेंसी ऑफ डाटा जो अपने को पता चल जाती है सर्टेन एजम्पशन के साथ। एक्सपेक्टेड डाटा ऑब्टेन प्रेजेंट द बेसिस फॉर टेकिंग इंटेलिजेंट डिसीजन। इंटेलिजेंट डिसीजन कैसे? जैसे कि अपने को पता करना है कि भाई जैसे फ्रीक्वेंसी कहाँ पता करनी है, जैसे कि अपन जो है वो जींस बनाते हैं कि 28 के जींस बनाए, 30 के बनाए, 32 के बनाए, 34 के बनाए, 36 के बनाए, 38 के बनाए या 40 के बनाए। तो अपने को अगर इनकी फ्रीक्वेंसी पता होगी, मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी का सीधा सीधा गए तो डिमांड, अगर अपने को इनकी डिमांड पता होगी। अब एक्चुअल डिमांड पता नहीं होती तो अपन क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड डिमांड का यूज करते हैं और उसके हिसाब से अपन क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, तो अपना डिसीजन जो और ज्यादा समझदारी भरा होगा। और इसके अलावा इसके एक्सपेक्टेड डाटा से अपन जो फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यूजफुल वेयर द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो वो या तो डिफिकल्ट है या कॉस्टली है, तो अपने को एक्सपेक्टेड यूज करना पड़ेगा। और एक्चुअल और एक्सपेक्टेड जो उसको कंपेयर करना है तो भी अपन एक्सपेक्टेड जो वो अपने पास होगी तो फायदा रहेगा, मतलब अपन कर पाएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ थ्योरेटिकल, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी और कंटिन्यूस। डिस्क्रीट के अंदर है बाइनोमियल और पॉइजन, और इसके अंदर है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन और वेरिएंस रेशियो या एफ डिस्ट्रीब्यूशन। उस बाइनोमियल के दो और छोटी छोटी बातें हैं, एक तो नेगेटिव बाइनोमियल है और एक मल्टी नॉमिनल जो है वो बाइनोमियल है, वो दोनों भी इसी के अंदर आती है, जो कि आगे देखेंगे अपन। उनके बारे में सिर्फ एजम्पशन नहीं देखने लायक है। स्विस मैथमेटिशियन थे जेम्स बर्नौली, उन्होंने इसको दिया है इज ए डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिचोटोमी अल्टरनेटिव के अंदर है, मतलब विरोधाभास के अंदर है कि भाई सक्सेस होगा तो फेल नहीं होगा और फेल होगा तो सक्सेस नहीं होगा, मतलब कि या हेड आएगा या टेल आएगा। इस वाले बेसिस पे ये अपना बताता है। एजम्पशन क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया जाएगा रिपीटेडली विद द फिक्स्ड और फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल। कि ट्रायल अपने को पता है कि भाई 50 बार सिक्के को उछालेंगे या 20 बार सिक्के को उछालेंगे। नंबर ऑफ ट्रायल इज डिनोटेड बाय एन, उसको जो अपन एन से डिनोट करेंगे। देयर आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पॉसिबल आउटकम, और हर ट्रायल के दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो है वो आउटकम है, एक हेड है और एक टेल है, और दोनों का मिला के टोटल जो क्या है 1 है। आउटकम ऑफ एनी गिवन ट्रायल डज नॉट अफेक्ट द आउटकम ऑफ सब्सिक्वेंट, या फिर अपन कह सकते हैं कि सारे के सारे इंडिपेंडेंट है, कि पिछली बार हेड आया तो इस बार भी हेड आएगा,
या पिछली बार टेल आया तो इस बार ही टेल आएगा, या पिछली बार टेल आएगा तो इस बार हेड ही आएगा, इस तरीके का कुछ भी नहीं। पिछली बार हेड आया तो इस बार एकदम वैसा वैसा इंडिपेंडेंट है, कुछ भी आ सकता है। पिछली बार अगर हेड के 1/2 चांस थे तो दूसरे ट्रायल के अंदर भी 1/2 ही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम द ट्रायल टू ट्रायल। अगर पहले में हेड के चांस 1/2 है तो दूसरे में भी 1/2 ही रहेंगे, तीसरे में भी 1/2 ही रहेंगे। If all above assumptions are satisfied, the probability of exactly R success in the end trial is given by P n R is equal to n C R P की पावर R Q की पावर n माइनस R। सर ये क्या है, एक आगे एग्जांपल दे रखा है, उससे समझ आ जाएगा। ये फॉर्मूले कैसे बनते हैं, P प्लस क्यू की पावर 1 तो P क्यू हो जाएगा, P प्लस क्यू की पावर 2 तो ये 2 1 0 P की पावर क्यू की पावर 0 1 2, और वो पास्कल ट्रायंगल से आप जो वो ये निकाल सकते हो। और अगर आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्यूब और इनके फॉर्मूले याद है तो उसके हिसाब से भी लिख सकते हो जैसे आपकी इच्छा। ये अपन ने जो अभी एग्जांपल लिया उसको समझा रखा है। ये पास्कल ट्रायंगल जो वो लिख रखा है, ये बर्नौली कोएफिशिएंट हो जाएंगे। अगर एक बार करेंगे तो ये चीज़ हो जाएगी और इस तरीके से। और उसके बाद में नंबर ऑफ टर्म्स जो पावर है उससे एक ज़्यादा, जैसे p प्लस क्यू की पावर 4 है, सॉरी 7 है, तो टर्म जो वो 8 होगी। सीक्वेंस ऑफ पावर, एक का पावर एक एक करके इंक्रीज होता जाएगा और दूसरे का कम होता जाएगा। जैसे p प्लस क्यू की पावर 7 की जगह अगर q प्लस p की पावर 7 लिखते तो फिर क्या होता, q की शुरुआत के अंदर पावर 7 होती, फिर धीरे 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 वो 0 पे होता और p की पावर जो वो इंक्रीज होती। और वैसे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है p की जगह अगर, क्योंकि दोनों के बराबर है तो आप इनको अगर चेंज भी कर लोगे, जैसे यहाँ p की जगह q से शुरू करते तो भी अल्टीमेटली फॉर्मूला जो वो वैसा का वैसा ही बनता, कोई चेंज जो वो नहीं आता। जैसे आप q से शुरू करते तो आप क्या करते, q की पावर 4, q की पावर 3, q की पावर 2, q की पावर 1 और q की पावर 0। यहाँ p की पावर 0, p की पावर 1, p की पावर 2, p की पावर 3, p की पावर 4। ठीक है, बाकी ये वैसा वैसा ही रहता, ये 1, ये 4, ये 6, ये 4, ये 1। अल्टीमेटली बात ये वो कि वही आएगी, p की पावर 4, ये p की पावर 4, ये उल्टा लिखा है, ये देखिए ये इधर लिखा है और ये इधर लिखा है। फिर उसके बाद में ये वाला यहाँ लिखा है, ये वाला यहाँ लिखा है, ये बीच वाला यहाँ का यहाँ ही लिखा है। एक का पावर जो एक एक इंक्रीज होगा दूसरे का कम होगा। सम ऑफ पावर विद द इक्वल टू द n इन ईच टर्म। सम ऑफ पावर जो है इनका टोटल कितना होगा, जितनी जो सम ऑफ पावर विल बी इक्वल टू n इन ईच टर्म। ये जो पावर है इन सब का टोटल जो हर जगह कितना होगा, n के बराबर होगा। जैसे 4 है तो यहाँ 4 है, इन दोनों में 3 और 1 4 है, 2 और 2 4 है, 1 और 3 4 है और 4 है। उसके बाद में क्या लिखा है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट जो वो आइदर बाय रूल ऑफ कॉम्बिनेशन और पास्कल्स ट्रायंगल और बाय एनी अदर मेथड, किसी से भी बनाए जा सकते हैं। पास्कल्स वाला सबसे आसान है, उसके हिसाब से करते हैं। अब ये जो एक इसका एग्जांपल जो फॉर्मूले के हिसाब से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन जो है किस तरीके से की जाती है। जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया कि 7 कॉइन जो है उनको टॉस किया गया 256 बार, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 हेड। अपने को कितना चाहिए, 5 हेड। तो अपने को पहले ये लिखना पड़ेगा कि अपने पास है क्या क्या। तो एन का मतलब क्या है, कॉइन कितने हैं, 7 है, ये नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट जो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में सक्सेस कितनी है चाहिए, आर कितना चाहिए, 5 चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, 7 C 5 और P की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2 की पावर R जो है वो 5 और Q की कितनी है 1/2 और ये 7 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 7 C 5 1/2 की पावर 5 और 1/2 की पावर 2। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 128। इस तरीके से जो है वो अपन इसको सॉल्व करेंगे। मतलब क्या है कि 5, इसका मतलब क्या है कि 7 सिक्के अगर उछाले तो उसमें 5 जो है वो हेड है, 5 हेड है, इसके चांसेस कितने हैं,
21 डिवाइडेड बाय 128। अगर वो पूछता है कि एटलीस्ट 5 हेड है, तो अपन एक तो क्या करते, n बराबर 7 और r बराबर 5 वाला करते, फिर n बराबर 7 और ये 6 वाला करते, ये 7 और ये 7 वाला करते, इसके हिसाब से करते और इन तीनों का टोटल करते। तो 5 हेड आने के चांसेस कितने, 21 डिवाइडेड बाय 128, ये तो कितने हैं, 7 कॉइन के बारे में है। अगर उनको 256 बार अगर टॉस करोगे तो कितनी बार हेड आएगा, तो इसको n से मल्टीप्लाई कर दो, तो 256 के अंदर कितना आ जाएगा, तो 256 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 128, तो ये ऐसा 42 टाइम जो है वो ऐसा हो सकता है कि 5 हेड जो वो आए। यहाँ तक की बातें समझ आई क्या? क्लियर है? ये जो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स कांस्टेंट, ये जो है भाई याद करने पड़ेंगे। वैसे ये याद आसानी से हो, इसके लिए सबसे लास्ट के अंदर जो एक टेबल बना के दिए, ताकि आप इनका सबका कंपैरेटिव स्टडी जो वो कर पाए। ये लास्ट के अंदर जो वो ऐसे टेबल बना रखी है कि बर्नौली के अंदर मीन कैसे कैलकुलेट होगा, पॉइजन के अंदर कैसे होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे होगा, फर्स्ट मूवमेंट कैसे होगा, सेकंड मूवमेंट कैसे होगा, थर्ड मूवमेंट कैसे होगा, फोर्थ मूवमेंट कैसे होगा, ये सारे। ठीक है, इसके बाद में कंपैरिजन ऑफ ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड को अपन ग्राफिक मेथड से या काई स्क्वायर से कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, क्या क्या चीजें हैं? पहली बात थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के बारे में है, डिस फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से मे बी प्रेजेंटेड ऑन द ग्राफ पेपर आल्सो बाय मीन्स ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के हिसाब से जो इसको किया जा सकता है। जब अपन इसके जो डायग्राम जब पढ़ेंगे ना, तो हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो वो अपन वहाँ पर उसको डिस्कस कर लेंगे कि इसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को उसके हिसाब से क्या किया जा सकता है, प्रेजेंट किया जा सकता है। अगर P और Q बराबर है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, मतलब कि उसके अंदर स्क्यूनेस नहीं होगी। अगर P जो वो ज्यादा है तो नेगेटिवली स्क्यूड होगा, और अगर P कम है तो पॉजिटिवली स्क्यूड होगा। याद रखिएगा ये चीजें जो इसमें से क्वेश्चन बन सकता है कि किस तरीके का बनेगा, ये वाला जो है वो आप इसको याद कीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगर P और Q बराबर है तो डिस्ट्रीब्यूशन जो कैसा होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर P ज्यादा है Q से तो नेगेटिव स्क्यूड होगा, और अगर P कम है Q से तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड होगा। एन को इंक्रीज करें तो असिमेट्री को रिड्यूस करना हो, तो मतलब कि नंबर ऑफ ट्रायल बढ़ाते जाओ, अगर इनके बीच में जो असिमेट्री है उसको अगर रिड्यूस करना है तो एन जो बढ़ाते जाओ। जैसे कि एक सिक्के को आप 2 बार उछालोगे तो उनके अंदर असिमेट्री ज्यादा रहेगी, लेकिन अगर आप, तो उसमें हो सकता है कि 2 बार हेड आ जाए या 2 बार टेल आ जाए, इस तरीके के चांसेस ज्यादा रहेंगे। लेकिन आपने 1000 बार जब इस कॉइन को जो टॉस करोगे तो फिर उसके अंदर धीरे धीरे सिमेट्री जो वो आनी शुरू हो जाएगी। अगर P और Q है, if P is equal to Q and V increase the n, the value of the mean and standard deviation will also increase। ये ध्यान रखिएगा भाई, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी है इनके, या पॉइजन के या नॉर्मल के, उन सारों को याद रखिएगा। नॉर्मल के अंदर तो वैसे एक भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा नहीं है जो याद करना पड़ेगा, क्योंकि सारे समझने लायक है। इसके अंदर जो कुछ 1-2 पॉइंट जो है ये याद रखने पड़ेंगे। अगर P और Q बराबर है और अगर अपन नंबर ऑफ ट्रायल को बढ़ाएंगे तो मीन भी बढ़ेगा और स्टैंडर्ड डेविएशन भी जो है वो बढ़ेगा। इफ द वैल्यू ऑफ mean which is equal to np and n is known, the term and constant of the binomial distribution can be calculated। फॉर्मूला जो है इसका
इस फॉर्मूले के हिसाब से जो वो क्या कह रहा है कि अगर आपके पास एन पता है, कि नंबर ऑफ ट्रायल पता है, और आपको क्या है पता है, मीन पता है, जो कि क्या होता है, एन पी होता है, और नंबर ऑफ ट्रायल इसमें से पता है, वो कह रहा है द टर्म एंड कांस्टेंट ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड। तो बाकी के जो वो अपन और कैलकुलेट कर सकते हैं, वो जब अपन लास्ट के अंदर टेबल देखेंगे तो उसके अंदर आपको ये पॉइंट जो समझ आ जाएगा। द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ टेस्ट विद द, जो लास्ट में अपन ने कहा था कि भाई 256 बार टॉस करेंगे तो कितने हेड आने के चांसेस है, तो अपन ने कहा कि 256 इंटू ये 21 डिवाइडेड बाय 128, 42 टाइम जो ये उसके चांसेस है। वो कह रहा है कि ये चीज़ें जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक ये वाला पॉइंट जो लास्ट के अंदर टेबल के अंदर वापस इसको डिस्कस कर लेंगे। बाकी ये चीज़ें समझ आ रही है भाई? क्लियर है ये? इसके बाद में आता है आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत सिंपल सा, बहुत छोटा सा जो है वो है इसके अंदर क्या है, ये बाइनोमियल के जैसा का जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर सक्सेस के चांसेस जो वो क्या है, बहुत ही नॉमिनल। इसके यूजेज जो है वो नहीं लिखे हैं क्या? एक बार मैं चेक करके, अगर नहीं होगा तो मैं इसको लिख के वापस जो वो अपलोड कर दूंगा ना। मैं इसको देख लूंगा एक बार। यूजेज या तो उसमें कॉलेज वाली बुक्स के अंदर कहीं लिखे नहीं होंगे, उसके हिसाब से नहीं लिखे होंगे। एक बार मैं चेक कर लूंगा, अगर हो गए तो इसको नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर इसको और देख लेंगे। उसके बाद में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या है, सेम वैसा का वैसा जो है बाइनोमियल के जैसा का जैसा है, बस इसके अंदर जो सक्सेस है उसके चांसेस जो है वो बहुत ही कम है, और नंबर ऑफ ट्रायल जो वो वेरी लार्ज है। यहाँ पर कहा जाता है कि नंबर ऑफ ट्रायल जो वो नियर टू इन्फिनिटी है, और सक्सेस के चांसेस जो वो नियर टू जीरो है। इसके अंदर एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा जाता है, जब भी पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम के अंदर। और अगर पूछा जाए कि ये किसने दिया है, तो बहुत कम चांस है कि वहाँ पर पॉइजन और इस बाइनोमियल का पूछा जाए, क्योंकि इनके नाम के हिसाब से ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बने हैं, तो वो सीधा सीधा स्टूडेंट बता देता है। ज़्यादातर जब भी पूछा गया तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पूछा गया। यहाँ पर जब भी क्वेश्चन पूछा गया तो ज़्यादातर ये पूछा गया कि कौन सी सिचुएशन के अंदर जो वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो वो लगेगा। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन जहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज़्यादा हो और उसके अंदर जो वो सक्सेस के चांसेस बहुत कम हो, वहाँ उस वाली सिचुएशन के अंदर ये नॉर्मली लगता है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल आता है कि भाई एक बुक है पूरी लिखी, उसके अंदर प्रिंटिंग मिस्टेक कितनी हो सकती है, तो बुक के अंदर बहुत सारे वर्ड होंगे लेकिन मिस्टेक्स कितनी होगी, कुछ एक मिस्टेक्स जो वो होगी। या फिर एक बिजी रोड पे एक्सीडेंट होने के चांसेस कितने हैं, या ट्रेन के पलटने के चांसेस कितने, इस तरीके की जब सिचुएशन होगी तो ये लगेगा। फर्स्ट गिवन बाय द फ्रेंच मैथमेटिशियन सिमियोन डेनिस पॉइजन इन 1837। ये भी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये बाइनोमियल का लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब कि ये भी वैसा वैसा बाइनोमियल के जैसा की जैसी बात करता है सॉरी, सक्सेस और फेलियर की बात करता है। when the event are not normal and the probability of their happening is very small, उसके होने के चांसेस बहुत कम है। Poisson distribution is being used in the area of statistical quality control। statistical quality control के अंदर मतलब जैसे कि आप 10,000 यूनिट बनाओगे तो उसमें 5-6 यूनिट जो खराब होगी, तो वहां पर खराब यूनिट के चांसेस, मतलब कि जो खराब यूनिट यहाँ पर सक्सेस का रोल अदा करेगी, उसके चांसेस जो क्या है बहुत कम है। या फिर इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट कंट्रोल और अदर रेयर इवेंट लाइक के सीरियस फ्लड या क्विंग थियरी या एक्सीडेंटिटी से उसके अंदर जो इसको लगता है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ये याद रखिएगा भाई, क्विंग थ्योरी के अंदर जो ये पॉइजन लगता है डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वी
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट एंड नॉट द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। अपन यहाँ पर ये पता करते हैं कि भाई उस घटना के होने के चांसेस कितने हैं, जैसे कि बाढ़ आने के चांसेस कितने हैं, ये जो है वो अपन यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पर एक्सीडेंट होने के चांसेस कितने हैं, या बुक के अंदर जो मिस्टेक आने के चांसेस कितने। एग्जाम्पल जो दे रखे हैं इनको सारों को जो एक एक बार पढ़ लीजिएगा। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एज लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर ऑफ ट्रायल एन अनलिमिटेड है। फिक्स्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ एवरी ट्रायल इज वेरी लिमिटेड और पी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायल जो वो नियर टू इन्फिनिटी हो गए और जो घटना है उसके होने के चांसेस जीरो के बराबर होंगे, मतलब बहुत कम होंगे। एन पी जो है वहां पर जो है उसका मीन कैलकुलेट करते हैं तो एन पी होता है, यहाँ पर जो क्या होगा एम होगा, और वो भी क्या होगा बहुत लिमिटेड होगा। तो ये जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है इसको कहा जाता है लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स जो कांस्टेंट है ये भी लास्ट के अंदर लिख रखे हैं, वहीं से देखिएगा, कंपैरेटिव देखोगे तो सारे याद हो जाएंगे। एजम्पशन इसकी इंडिपेंडेंट इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर ए शॉर्ट टाइम interval or small region of the space is proportional to the length of the time interval or space as the case may be। देखो एक तो पहला तो लिखा वो वैसा वैसा इंडिपेंडेंट इवेंट, दूसरा क्या लिखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर ए शॉर्ट टाइम इंटरवल और स्मॉल रीजन ऑफ द स्पेस इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द टाइम इंटरवल एंड स्पेस एज द केस में भी। मतलब वो कह रहा है कि अपन एक एरिया के अंदर जैसे चेक करेंगे कि भाई एक ईयर के अंदर एक जैसे ये बीजी रोड है जिसके अंदर बहुत सारा जो ट्रैफिक जाता है, इसके अंदर जैसे 1 मंथ के अंदर जो एक्सीडेंट होने के चांसेस कितने हैं, तो इस 1 मंथ के अंदर घटनाएं कितनी हुई है और कितने यहाँ से गाड़ियाँ गई है, इसका कंपैरिजन करके यहाँ पर अपन स्टडी करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ मोर देन वन इवेंट इन ए वेरी स्मॉल इंटरवल इज नेग्लिजिबल। कि भाई एक बाढ़ आई और उसके बाद में पीछे के पीछे एक और बाढ़ आ गई, इस तरीके की घटना होने के चांसेस जो बहुत ही कम या न के बराबर है। कैरेक्टरिस्टिक्स इसके भी वैसे ही, एक तो ये भी डिस्क्रीट है, पी जो है वो बहुत स्मॉल है, और क्योंकि पी बहुत स्मॉल है और पी प्लस क्यू बराबर होने मतलब कि क्यू जो बहुत ज़्यादा है। एम जो है वो पैरामीटर ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये ध्यान रखिएगा पैरामीटर कौन कौन से, वो जो लास्ट टेबल के अंदर वापस जो दे रखे हैं। और पॉजिटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लेपोकोटिक जो है वो होगा। लेपोकोटिक कौन सा था, जो सबसे ज्यादा हाइट के अंदर जाता है, ये उस तरीके का इसका ग्राफ जो है वो बनेगा। क्लियर है भाई यहाँ तक की बातें? आगे चलें। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके अंदर लगभग ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं जो अपन ने नहीं बचा पढ़ा होगा, क्योंकि कई स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर, कोरिलेशन के अंदर बहुत सारी जगह जो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आया था। भाई लेपोकोटिक बनेगा, ये याद रखिएगा, लेपोकोटिक बनेगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, इसको ओरिजिनेटर जो था वो मिस्टर अब्राहम डी मेवरे 1733 था। उसके बाद में इन लोगों ने काम किया, ये दोनों जो थे लेबलेस और कार्ल जो गैस है उसने जर्मनी के, इन दोनों ने काम किया। फिर 1809 के अंदर इसके ऊपर जो बहुत ज़्यादा जो अगास ने काम किया, और उसके बाद में उन्होंने जो क्या किया इस एरर के बारे में स्टडी की कि भाई ये जो किस तरीके से चलता है, और पूरी जो डिटेल स्टडी की। फिर उसके बाद में उसके नाम पे इसको गॉसियन कर्व ऑफ नॉर्मल लॉ ऑफ एरर जो वो कहा जाता है। उसने उसी को थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो एरर के थे उनको जो स्टडी किया, और अल्टीमेटली वो कैसा बना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बना। और फिर उसने जो कहा कि भाई जो भी अल्टीमेटली लास्ट के अंदर जो क्या बनेगा, नॉर्मल कर्व ही बनेगा, ये बेल शेप कर्व ही बनेगा। ठीक है, फिर इसके हिसाब से इसका नाम जो गॉसियन कर्व ऑफ
लॉ ऑफ एरर भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा भाई। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल कर्व। नॉर्मल कर्व इज लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो है वो क्यों है, क्योंकि बाइनोमियल को भी अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ाओगे तो उसके अंदर नंबर ऑफ ट्रायल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाओगे तो वो धीरे धीरे कैसा बनेगा, नॉर्मल कर्व के जैसा बनेगा। पी और क्यू, पी इज इक्वल टू क्यू एंड एन इज स्मॉल और लार्ज, तो नॉर्मल कर्व होगा। पी और क्यू जो बराबर नहीं है, और लेकिन एन को जो अगर आप इन्फाइनाइटली लार्ज कर लो, बहुत ज़्यादा कर लो, तो वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे सिमेट्रिकल कर्व या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो जैसा नॉर्मल कर्व जैसा बनेगा। अगर वो दोनों बराबर है तब तो नॉर्मल कर्व ही बनेगा, चाहे आपका स्मॉल है चाहे लार्ज है, मतलब कि आप कम ट्रायल कर रहे हो या ज़्यादा ट्रायल कर रहे हो, दोनों ही केस के अंदर नॉर्मल कर्व बनेगा। लेकिन पी और क्यू जो बराबर नहीं है तो या तो वो पॉजिटिवली स्क्यूड होगा या नेगेटिवली स्क्यूड होगा। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ ट्रायल आप बढ़ाओगे वैसे वैसे धीरे धीरे ये क्या बनता जाएगा, सिमेट्रिकल कर्व बनता जाएगा। द नॉर्मल कर्व रिप्रेजेंट ए कंटिन्यूअस एंड इनफाइनाइट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। वो कहता है कि नॉर्मल कर्व जो है वो क्या है, कुछ भी नहीं। अगर आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के नंबर ऑफ ट्रायल्स वो इनफाइनाइट कर दो तो अपने आप क्या बन जाएगा, नॉर्मल कर्व जो है वो बन जाएगा। ये अपन ने जब बाइनोमियल पढ़ रहे थे तब अपन ने ऐसा दो तीन चीजें पढ़ी थी कि भाई P इज इक्वल टू क्यू है तो क्या होगा, नॉर्मल कर्व होगा। P जो वो ज़्यादा है Q से तो ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। ये कहता है कि लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे आप n बढ़ाते जाओगे, नंबर ऑफ ट्रायल बढ़ाते जाओगे, ये दोनों भी धीरे धीरे इनके अंदर क्या आने शुरू हो जाएगी, सिमेट्री जो आनी शुरू हो जाएगी और ये नॉर्मल कर्व बनना शुरू हो जाएगा। Importance of the normal distribution. Normal distribution is the limiting form of binomial distribution. Therefore, when n increases, normal distribution present the correct estimate of the discrete distribution and the एक सेकंड इसको साइड से। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या कह रहा है कि भाई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का लिमिटिंग फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सटेंशन है। और जब अपन एन जो है वो इंक्रीज करेंगे तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या प्रेजेंट करेगा, करेक्ट एस्टिमेट करेगा discrete distribution and particularly where it is difficult to calculate the probability of discrete form of the distribution। कि जब मुश्किल हो जाता है कि भाई डिस्क्रीट की प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट की जाए, बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाते हैं तो उस वक्त जो है वो नॉर्मल कर्व का सहारा लिया जाता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सहारा लिया जाता है। द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज दैट इफ द सैंपल आर लार्ज एंड टेकन ऑन द रैंडम बेसिस द मेजर ऑफ द सैंपल विल बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इवन इफ द ओरिजिनल डाटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। ये ऐसा कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स आपने टी टेस्ट जेड टेस्ट वगैरह उस जब पढ़ रहे थे उस वक्त भी देखा था आपने कि अगर एक सैंपल है चाहे जिसके अंदर सॉरी एक पॉपुलेशन है जो चाहे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चाहे नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसमें से अगर सैंपल जो लार्ज लिया जाएगा तो वो सैंपल जो अल्टीमेटली किस तरीके से बिहेव करेगा, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड के जैसा बिहेव करेगा। दैट इज वाई द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज कंसिडर्ड द बेसिस ऑफ सैम्पलिंग थ्योरी एंड स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन। एक अपन ने लॉ भी पढ़ा था, लॉ ऑफ सेंट्रल थ्योरम। तो उसने कहा था कि हम जब सैंपल लेते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि जैसे जैसे सैंपल साइज जो है वो उसी का एक्सटेंशन जो है वो है। सैम्पलिंग के अंदर जब हमने पढ़ा था, सैम्पलिंग के अंदर क्या पढ़ रहे थे, लॉ ऑफ सेंट्रल थ्योरम कि भाई जब अपन एक पॉपुलेशन है और उसमें से सैंपल लेते हैं, सैंपल की साइज जैसे जैसे बढ़ाएंगे उसको इंक्रीज करेंगे लार्ज करेंगे वैसे वैसे वो क्या बनता जाएगा, नॉर्मल कर्व या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो वो बनता जाएगा। एजम्पशन कैजुअल वेक्टर अफेक्टिंग ईच ऑब्जर्वेशन शुड बी इक्वल वेट। वो कह रहा है कि जैसे भाई अपन जो स्टडी कर रहे हैं, जैसे आदमी जो है वो पैसे वाले कितने और गरीब वाले गरीब कितने हैं, तो उसने कहा कि इसमें बहुत सारी चीजें जो इन्फ्लेशन फैक्टर जो वो मैटर करेगा, उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट फैक्टर जो वो मैटर करेगा, बहुत सारी चीजें। आरबीआई की पॉलिसी, आरबीआई की पॉलिसी,
गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी, ये सारी चीजें जो बहुत सारे फैक्टर जो इसको अफेक्ट करेंगे। लेकिन वो कह रहा है कि कुछ इसको राइट साइड के अंदर लेके जा रहे हैं, कुछ लेफ्ट साइड के अंदर लेके जा रहे हैं, और अल्टीमेटली इसको क्या रहेंगे, ये नॉर्मल कर्व का नॉर्मल कर्व ही बना रहेगा। द यूनिवर्स फ्रॉम विच सैंपल इज टेकन शुड हैव इक्वल कैजुअल फोर्सेज दो देयर इफेक्ट में बी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू इवेंट। जैसे कि इसके अंदर यूनिवर्स जिससे सैंपल ले रहे हैं उसके अंदर इक्वल कैजुअल फोर्सेज होंगे, मतलब कि कुछ ऐसे होंगे जो आज लोगों को पैसा वाला बनाएंगे, और कुछ ऐसे फैक्टर होंगे जो लोगों को गरीब बनाएंगे। तो कह रहे हैं कि वो एक जैसे ही है, कुछ ऐसे फैक्टर है तो उसको कंपनसेट करने के लिए दूसरे। अब रीजन सीधा समझिएगा भाई, इसका कारण क्या है। अल्टीमेटली होता है क्या है, एवरेज जो है वो हमेशा बनता ही वही है जहां पर लोग ज्यादा है। जैसे इंडिया के लोगों की हाइट की अगर अपन स्टडी करेंगे, तो इंडिया के लोगों की हाइट की स्टडी करेंगे तो सबसे ज्यादा जो किस हाइट के होंगे, जैसे ये एवरेज मान लीजिए 5-10 है, तो सबसे ज्यादा जो किसके होंगे, 5-10 की हाइट के होंगे। और जैसे ये 6-5 के जो बहुत कम होंगे, यहाँ पे 5-3 के जो कम लोग होंगे। वहीं पर अगर हम जैसे चाइना के लोगों की स्टडी करें, चाइना के लोगों की स्टडी करें तो वहां पर ज्यादातर जो लोग हैं वो जैसे मान लीजिए 5-4 के हैं, तो वहाँ 6 वालों को जो वो हाइट ज़्यादा माना जाएगा, और जैसे 4-8 को जो वो कम माना जाएगा। तो वो कहते हैं कि अल्टीमेटली बहुत सारे फैक्टर जो इफेक्ट करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली एवरेज जो है वो सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी होगी वो हमेशा कहाँ होगी, मिड के अंदर ही रहेगी। द फोर्सेज अफेक्टिंग इंडिपेंडेंट इवेंट शुड हैव इंडिपेंडेंट, जो भी इनको फोर्सेज, जो भी फैक्टर जो इनको अफेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि महंगाई और गरीबी को जो भी अफेक्ट कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे का, उनसे कोई रिलेशन नहीं है। इफेक्ट ऑफ ऑल फोर्सेज शुड बी सच दैट देयर शुड बी एन बैलेंस इन बोथ द साइड्स ऑफ डेविएशन ऑफ द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, कि भाई कुछ जो है वो इस साइड में लोगों को बढ़ा रहे हैं, तो कुछ जो इस साइड के अंदर लोगों को बढ़ा रहे हैं। भाई सीधा समझिएगा, कुछ लोग ज्यादा पैसे वाले होंगे, मतलब कुछ लोग जो गरीब होंगे, तभी जो कुछ लोग पैसे वाले होंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि ये सिर्फ पैसे वाले और कुछ गरीब हो ही नहीं? अल्टीमेटली इनके बीच में क्या होता जाएगा, ये बैलेंस हमेशा बना ही रहेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल कर्व लगभग सारी की सारी जो अपन ने स्टडी कर रखी है। ये इसका जैसे हाईएस्ट हाइट है, वहां पर जो क्या होगा, एक्स बार बराबर एम बराबर जेड होगा। जिसमें से अगर कोई लगे कि ये वाली नहीं पढ़ रखी है, नहीं समझ आ रखी है, तो उसको रोकवा दीजिएगा। बाकी ये अपन ने सारी जो स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह जब पढ़े थे तब अपन ने बात की थी। ओनली वन मोड, एक मोड होगा, यूनी मॉडल होगा, मतलब कि बाई मॉडल जो है वो नहीं होगा। इस तरीके का इसका कर्व जो वो नहीं बनेगा, ये इस तरीके का कर्व जो वो नहीं बनेगा, यूनी मॉडल होगा, एक ही इसका मॉडल जो है वो मोड जो वो एक ही होगा। बेल शेप्ड होगा, सिमेट्रिकल कर्व होगा, और अगर इसको आप जैसे यहाँ से बेज से जो है वो फोल्ड कर देते हैं तो ये एक दूसरे को पूरी तरीके से कवर कर लेंगे, कोइंसाइड होंगे। एक्स बार बराबर एम बराबर जेड होगा। लेफ्ट में जितनी फ्रीक्वेंसी होगी इनके एक्स बार एम और जेड के, इनके लेफ्ट में 50% है तो राइट में भी 50% है, दोनों साइड जो बराबर बराबर होगा। कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके अलावा वो कह रहा है कि ये यहाँ जैसे Q1 है और यहाँ जैसे Q3 है, तो वो कह रहा है Q3 और M के अंदर जितना गैप होगा उतना ही जो Q1 और M के बीच में गैप होगा। ये दोनों जो क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। या फिर आप जेड से एक्स बार से भी ले सकते हो, जेड से भी ले सकते हो, क्योंकि तीनों बराबर है। क्वांटाइल डेविएशन जो क्या होगा, क्वांटाइल डेविएशन प्रोबेबल एरर बराबर होगा 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ये अपन ने जब स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन और क्वांटाइल डेविएशन का जब रिलेशन पढ़ा था, तो वहां पर जो लिखवाया था वो ये ही रिलेशन जो नॉर्मल कर्व के हिसाब से ही लिखवाया था। मीन डेविएशन जो स्टैंडर्ड डेविएशन का 4/5 होगा। कोएफिशिएंट ऑफ स्केवनेस B1 जो वो 0 होगा। कोएफिशिएंट ऑफ कुर्टोसिस B2 जो वो 3 होगा। जब अपन कुर्टोसिस पढ़ रहे थे तो अपन कह रहे थे B2 अगर 3 है तो इसका मतलब जो है वो उस कुर्टोसिस के अंदर जो है
मेसोकोटिक जो अपन मानते हैं, अगर इससे ज्यादा है तो लेपो मानते हैं, और अगर इससे कम है तो प्लेटिकोटिक मानते हैं। दोनों साइड के अंदर जो लाइनें जाएगी लेकिन कभी भी जो वो टच नहीं करेगी। पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन जो है ये वाला नया पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन जो कौन सा है कि ये जो नॉर्मल कर्व है, ये जहां पर अपनी कर्विटी जो है वो चेंज करता है, जहां पर इसका जो स्लोप है वो चेंज होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन कहते हैं। और ये कहाँ पर होगा, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन पे होगा, फिर उसके बाद में 2 स्टैंडर्ड डेविएशन पे होगा, फिर ये कहाँ पर होगा, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन पे होगा। वैसे वैसे इस साइड के अंदर भी -1 स्टैंडर्ड डेविएशन पे होगा, -2 स्टैंडर्ड डेविएशन पे होगा, और -3 स्टैंडर्ड डेविएशन पे होगा, -4 पे भी होगा, इस तरीके से। लेकिन अपन नॉर्मली 3 तक ही देखते हैं। दो पैरामीटर है इसके, एक्स बार और स्टैंडर्ड डेविएशन है। एरिया वगैरह जो भी अपन डिसाइड करते हैं वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, इसके हिसाब से करते हैं। ऑल ऑड मूवमेंट जो भी है वो 0 होंगे, मतलब कि मोमेंट 1, मोमेंट 3, मोमेंट 5, मोमेंट 7, ये सारे सारे क्या होंगे, 0 होंगे। वैल्यू ऑफ कोटोसिस जो वो 3 होगी, मेसोकोटिक होगा। अगर 3 से ज़्यादा होगा तो फिर वो लेपो चला जाएगा, और 3 से कम होगा तो वो प्लेटी हो जाएगा। समझ आ रही बात भाई? ये सारे के सारे अपन ने कोटोसिस वगैरह जब पढ़े थे तो उस वक्त जो है इनको डिस्कस किया था, इस वजह से जो ये चीजें अब आसान हो गई। हाइट ऑफ ऑर्डिनेंट क्या है, अगर ये जैसे इसकी हाइट जो है वो पीक की हाइट 100 मानते हैं, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन पे जो हाइट होगी वो कितनी होगी, 60.65 होगी। और 2 स्टैंडर्ड डेविएशन पे कितनी होगी, 13.534, और 3 स्टैंडर्ड डेविएशन पे कितनी होगी, 1.11। ये स्टैंडर्ड रेट है, इसी के हिसाब से ही होगी। वैसा वैसा +1 स्टैंडर्ड डेविएशन और -1 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर एरिया कितना कवर करता है, +2 स्टैंडर्ड डेविएशन और -2 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर एरिया कितना कवर करता है, वो भी सारा का सारा तय होता है। -0.5 स्टैंडर्ड डेविएशन से +0.5 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में 38.29 का एरिया कवर करता है। तो वैसा वैसे ये लिख रखा है, -1 स्टैंडर्ड डेविएशन से +1 स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी जगह अपन पढ़े थे। जेड ट्रांसफॉर्मेशन x माइनस एक्स बार अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। फिटिंग ऑफ नॉर्मल कर्व को जो अपन नॉर्मली ये नहीं करते, हाइट ऑफ ऑर्डिनेट से नहीं करते, बाकी इससे भी किया जा सकता है, या फिर जेड ट्रांसफॉर्मेशन से किया जा सकता है। मेथड ऑफ एरिया जो है उसके हिसाब से किया जा सकता है। बाइनोमियल पॉइजन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वो कहता है बाइनोमियल का रिलेशन जो पॉइजन से और नॉर्मल का रिलेशन जो बाइनोमियल से, इस वजह से इन तीनों के बीच में भी जो रिलेशन करवाया जा सकता है। तो कहता है बाइनोमियल और नॉर्मल के अंदर क्या हो जाएगा, जेड बराबर एक्स माइनस, बाइनोमियल के अंदर एक्स बार की जगह क्या यूज होता है, मीन क्या होता है, एनपी होता है, और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है √NPQ। उसने कहा कि ये फॉर्मूला लगाया जा सकता है अगर वो क्या हो जाएगा, व्हेन एन अप्रोचेज इन्फिनिटी, कि अगर ये इन्फिनिटी पे चला जाए, नंबर ऑफ ट्रायल जो इन्फिनिटी तक चला जाए, तो वहां पर अब जो है ये क्या हो जाएगा, ये बाइनोमियल और नॉर्मल एक जैसा हो जाएगा। तो यहाँ पर बाइनोमियल के जो पैरामीटर है वो यूज किए जा सकते हैं नॉर्मल के अंदर। मिड वैल्यू जो 0 हो जाएगी, लेफ्ट वाले सारे माइनस चले जाएंगे, प्लस वाले राइट हैंड साइड वाले सारे प्लस हो जाएंगे। वेरिएंस जो क्या हो जाएगा, स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर जो वो 1 हो जाएगा। वैसा वैसा पॉइजन और नॉर्मल वो सेम टू सेम बातें हैं, इन्फिनिटी पे जाएगा, और उसका जो पैरामीटर जो है उसका मीन जो है वो m है, और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो √m है। तो मीन वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये 1 का 1 हो जाएगा। नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और ये मल्टी नॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों जो है इस बाइनोमियल के ही है। इनके अंदर कुछ स्पेसिफिक बातें पूछे जाने के चांसेस कम है, लेकिन है, इस वजह से अपन ने इसको लिखा है, बस थोड़ा सा देख लीजिएगा। नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म अंडर द सेम कंडीशन टिल द फिक्स्ड नंबर ऑफ सक्सेस सी इज अचीव्ड। ये अलग है, बाकी वाले इसके जो एजम्पशन है वो सारे सेम है ना, ये ध्यान रखिएगा, इस वजह से लिखा ये अलग, ये अलग है। नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा कि अपन जैसे चाहते हैं भाई 50 जो वो हेड है, तो यहाँ पर अपन कैसे करेंगे, कॉइन को टॉस करते रहेंगे, टॉस करते रहेंगे, टॉस करते रहेंगे, जब तक 50 हेड नहीं आ जाए। इस तरीके का अगर डिस्ट्रीब्यूशन अपन कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर अपने को सक्सेस जितनी चाहिए वो अपनी पहले से तय है,
उसको अचीव करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूस ट्रायल करते जा रहे हैं। और जितने ट्रायल के अंदर वो मान लीजिए 120 जब बार कॉइन को टॉस किया और वो मिल गया, तो वो 120 अपने क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म अंडर द सेम कंडीशन टिल द फिक्स्ड नंबर ऑफ सक्सेस से सी इज अचीव्ड, ये अलग है। फेलियर इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू माइनस पी। वो कहता है यहाँ पर क्यू जो है फेलियर, उसको या फिर माइनस क्यू को जो है क्या लिखा जा सकता, माइनस पी भी लिखा जा सकता। बाकी सारी कंडीशन सेम है, सक्सेस फेलियर, सक्सेस जो पी सेम इन ऑल एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी ऑफ पी जो है वो हमेशा सेम रहेगी। एक्सपेरिमेंट जो है इंडिपेंडेंट रहेंगे। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, जैसे अपन अगर बात करें वो बॉल वाले क्वेश्चन पढ़ते थे तो उसके अंदर क्या आता है, विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट। तो ये वाले कौन सी सिचुएशन है, इंडिपेंडेंट वाली, विद रिप्लेसमेंट वाली। क्योंकि अगर विदाउट रिप्लेसमेंट होगा तो उस केस के अंदर वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा, क्योंकि पहले के बाद में दूसरे एक्सपेरिमेंट के अंदर वो सिचुएशन चेंज हो जाती थी। जैसे कि 5 रेड और 6 ब्लैक थी, पहली बार के अंदर रेड आने के चांसेस 5/11 थे। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है तो दूसरी बार के अंदर क्या हो जाएंगे, 4/10 हो जाएंगे। तो ये जो है ये क्या है, इंडिपेंडेंट नहीं है। जबकि हम क्या मानेंगे, इंडिपेंडेंट। तो 5/11 5/11 इस तरीके से मानेंगे। इसको नेगेटिव बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। मल्टी नॉमिनल के अंदर कुछ भी नहीं, सेम वो का वो, वहां पर क्या थे, सक्सेस और फेलियर दो ही थे। हमने कहा कि सिर्फ टॉस ही नहीं होता, डाइस वगैरह बाकी सारी चीजें भी होती। तो इसने कहा कि हाँ आउटकम जो है वो दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो दो से ज्यादा आउटकम को कंसिडर करके एक और डिस्ट्रीब्यूशन बनाया गया। उसने कहा फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल होंगे, सेम कंडीशन होगी, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम होंगे। मतलब कि जैसे एक आ गया डाइस के अंदर तो दो नहीं आएगा, तीन नहीं आएगा, चार नहीं आएगा, या दो आएगा या तीन आएगा या चार आएगा, इस तरीके से आएंगे। और कितने हैं आउटकम वो पता है, जैसे डाइस के अंदर 6 है, और उनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, जैसे 1/6 थी अपने डाइस वाले केस के अंदर। और ट्रायल जो वो इंडिपेंडेंट है, और ये भी एक तरीके का डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाने के चांसेस जो वो ज्यादा है, ये वाले फॉर्मूले भाई आपको पता होने चाहिए। ये वाली जो टेबल है, ये वाली टेबल आपको पता होनी चाहिए। मीन जो है वो बाइनोमियल के अंदर कैसे कैलकुलेट होगा, एनपी, इसके अंदर जो एम और एनपी दोनों में से इस एनपी को एम कहा जाएगा, इसके अंदर जो वो क्या बोला जाएगा, एक्स बार, जैसे अपन नॉर्मल के अंदर कैलकुलेट करते हैं वैसे। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन इस तरीके से कैलकुलेट होगा जो नॉर्मल अपन करते हैं, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन, जो जिस तरीके से करते हैं वो। यहाँ जो है वो अंडर रूट एन पी क्यू करोगे तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, इसका अंडर रूट एम करोगे तो आ जाएगा, इसका अंडर रूट एन पी करोगे तो आ जाएगा। फर्स्ट मूवमेंट जो वो तीनों में ही जीरो है। सेकेंड मूवमेंट के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन बोला जाता है, सॉरी वेरिएंस को बोला जाता है। सेकेंड मूवमेंट जो वो वेरिएंस को बोला जाता है, वेरिएंस मतलब कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, तो ये सीधा इनका स्क्वायर है। ठीक है, थर्ड मोमेंट के अंदर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर तीनों में फॉर्मूला अलग अलग है, ये चीज एक थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर तीनों में फॉर्मूला अलग है, और फोर्थ मोमेंट के अंदर भी फॉर्मूला अलग है। ये दोनों लाइन ही देखनी, बाकी वाले सिंपल से समझ आ जाएगी। और वैसा वैसा B1 और B2 के जो फॉर्मूले हैं वो भी आपको देखने हैं। ये अल्टीमेटली लास्ट वाले जो 4 फॉर्मूले, इनको एक दो बार देखिएगा ताकि याद हो जाएंगे। और इसके अंदर कोई डाउट हो तो बताइए। है क्या कोई डाउट? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, अभी देख लेते हैं ना। हम्म, Redemption of significance large.
ये आ गया। भाई दो क्वेश्चन थे। पहला तो है विच theoretical distribution is continuous frequency distribution? Binomial, Poisson, normal, none of the above। दूसरा है theoretical frequency distribution are prepared under certain hypothesis following assumptions following probability rules, any one of the above। एनी वन ऑफ द अब ठीक है। क्लियर है भाई। तो नोट्स को जो ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवीजन कीजिए। जितना ज़्यादा और जितना अच्छे से रिवीजन करोगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। बाकी जो 10 अगस्त तक जो वो एक बार कोर्स कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा। जो नए हैं उनको 31 जुलाई को जो शेड्यूल जारी करें उसके हिसाब से शुरुआत के जो 20 तक के टेस्ट हो उन चैप्टर को तो कम से कम कंप्लीट कर ही लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन को कौन से वाले को थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन लिखा था ना भाई। डिस्क्रीट डिस्क्रीट के अंदर दो लिखे थे, एक तो बाइनोमियल और पॉइजन, और इधर वाले के अंदर लिखे थे जो कंटिन्यूस वाले उसके अंदर नॉर्मल, टी डिस्ट्रीब्यूशन, और एफ वाला था एक तो वो वेरिएंस रेशियो, और एक और था शायद कोई सा। तो ये जो थे वो कंटिन्यूस वाले थे। तो इन नोट्स को जो वो बार बार अच्छे से जो वो स्टडी करो। जितना इन नोट्स को आप ज़्यादा बार देखोगे उतना आपको ज़्यादा चीज़ें समझ आएगी। और फिर उसके बाद में जब प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो पूरा का पूरा। सेकंड क्वेश्चन, सर्टेन हाइपोथेसिस फॉलोइंग एजम्पशन। एजम्पशन अपन ने हर किसी के अंदर पढ़ा था, यही ठीक है। हाइपोथेसिस मतलब कि अपन मानते हैं कुछ चीजें कि भाई इस तरीके का बनेगा, जैसे पी जो वो ज्यादा होगा तो ये नेगेटिवली स्क्यूड होगा, ये सारी चीजें। फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी रूल, जैसे कि बाइनोमियल जो प्रोबेबिलिटी के रूल के हिसाब से चलता है, सक्सेस और फेलियर के हिसाब से। जब प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़े थे तब भी अपन ने जो इस बाइनोमियल को वहां पर स्टडी किया था। ये डिपेंडेंट किसके ऊपर होते हैं, प्रोबेबिलिटी रूल पे होते हैं। तो ये तीनों चीजें इसके ऊपर लगती है जो भी थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। इनका दूसरा नाम ही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब
कई जगह जो सिलेबस, जैसे आप नेट वाले सिलेबस में देखोगे तो इसी चैप्टर का नाम जो क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के रूल के हिसाब से अपन ने सबसे पहले ही कहा था कि एक तो होती है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, जिसके अंदर तो एक्चुअल जो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की जाती है, एक होती है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, जो कि अपन क्या करते हैं, मैथमेटिकल एजम्पशन, हाइपोथेसिस और इनके बेसिस पे या फिर सर्टेन प्रोबेबिलिटी के रूल पे जो अपन क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। On certain mathematical assumption, also expected frequency, such which are not obtained on actual observation or experiment, but deducted mathematically under certain hypothesis, following assumption or by following probability rules are called theoretical frequency distribution, है ना। तो भाई नोट्स को जो एक बार पढ़ोगे ना तो आपको चीज समझ आएगी, फिर दूसरी बार पढ़ोगे तो और ज्यादा चीज समझ आएगी, तीसरी बार पढ़ोगे तो और ज्यादा चीजें अच्छे से समझ आएगी। क्लियर है? तो इनको और अच्छे से कीजिएगा, और उसके बाद में जो पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी, ताकि फिर अपन 10 अगस्त के बाद में एग्जाम जब भी होगा तब तक अपन प्रैक्टिस ही करते रहे अपने, फिर बाकी कोई काम बचे नहीं। क्लियर है भाई? और कोई डाउट हो तो बताइए। क्लियर है? बाकी कुछ चीजें जो है वो जैसे एमसीक्यू के अंदर ही कुछ चीजें सीखने को मिलती हो, हालांकि वो है 5% चीजें, लेकिन वो एमसीक्यू जब करेंगे तो उसके अंदर जैसे 4-5 चैप्टर के एमसीक्यू हो गए, उसके अंदर ऐसे 15-20 क्वेश्चन हो गए, तो उसके लिए अपन एक वीडियो बना देंगे भाई इसके अंदर यही चीजें थी। ठीक है, तो यहाँ तक का देखिएगा, बाकी डाउट हो तो बताइएगा, मैं नोट्स जो 5-10 मिनट के अंदर ही अपडेट कर देता हूँ।